हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हमने वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सीखे थे। कैसे कोई भी वेक्टर है तो उसको हम एक्स और वाई एक्सिस का कंपोनेंट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर कोई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो उसको हम आई और जे फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास ये सारा डिस्कशन किया था। सपोज ये कोई वेक्टर है, मान लो आर वेक्टर है और ये एंगल अल्फा है, तो इसको कंपोनेंट में एक्सप्रेस करेंगे। कंपोनेंट में एक्सप्रेस करना मतलब क्या, आई और जे फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि ये एंगल का साथ होता है, वो क्या होता है, आर कॉस अल्फा, और एंगल का परपेंडिकुलर ये क्या होता है, आर साइन अल्फा। तो आर को हम क्या लिखेंगे, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर साइन अल्फा जे कैप। तो ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले हमने क्या था, इससे पहले मैंने जो बोल रहा था वो क्या था, तो कोई भी मतलब हम वेक्टर को क्या सिर्फ एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट निकाले थे। अभी हम बोल रहे कि कोई वेक्टर को, एनी वेक्टर कैन बी डिवाइडेड along two perpendicular axis। मतलब कोई वेक्टर है, इस लाइन को समझो क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत जरूरी लगेगा। कोई वेक्टर है तो उसको हम कंपोनेंट कर सकते हैं, हालांकि आई और जे नहीं लिख सकते पर कंपोनेंट हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है, तो मैं इस वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन का अक्रॉस इसको रिजॉल्व कर सकता हूं। कैसे, देखो सपोज मैंने ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर लाइन, ये एक लाइन है, और इससे परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहले बना दो परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा है परपेंडिकुलर लाइन, और मेरा वेक्टर कैसा है, ये वेक्टर है, और इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इस लाइन का अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं, इसको वाई एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है, तो आगे जाके पढ़ेंगे मैथ में, तो एक्सिस को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एक्सिस को। तो ये जो एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, ऐसे हम दिखाते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, ये बेसिकली फिक्स होता है बट इसको हम रोटेट कर सकते हैं। सपोज इस दोनों, अगर ये ऐसा एक्सिस है, इसको मैंने पूरा ऐसे रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्सिस का रोटेशन हो गया। ये भी कुछ ऐसे हुआ है, अगर ऐसे हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका अलग कितना हो जाएगा, एक्स का अलग क्या लिखेंगे, इसको इधर के डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, इधर के डायरेक्शन में आर साइन अल्फा, ऐसे हो जाएगा। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो सपोज ये वेक्टर है, तो मैंने दो एक्सिस ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। कोई भी एक्सिस हो सकता है, और इस एंगल अगर मान लो थीटा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके अलग कितना हो जाएगा, पहला चीज है यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, ये ध्यान देना है। इधर कितना हो जाएगा, ये थीटा का साथ है, इसको क्या लिखेंगे, सपोज ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, फिर ये ऐसे हो जाएगा आर साइन थीटा। तो कोई भी वेक्टर को कोई भी तो परपेंडिकुलर एक्सिस का प्लस कैसे कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा मैं कैसे कर रहा हूं। सपोज कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे मानता हूं मैं, दो परपेंडिकुलर लाइन ऐसा है, ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। सपोज मेरा वेक्टर जो है ऐसा है, तो ये हमारा वेक्टर है, कुछ ए वेक्टर है, और इस एंगल मान लो थीटा है। तो इसको कैसे रिजल्व करेंगे, तो इसका टेल कहां पे, यहां पे हमेशा टेल पॉइंट में रिजल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, ये इधर की कंपोनेंट आएगा ऐसे, और ये इधर आएगा ऐसे, तो इधर वाला जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, ए cos थीटा, क्योंकि एंगल के साथ में, ये मैंने लास्ट क्लास बताया था कि एंगल का अगर साथ में रहता है तो क्या होता है, cos होता है, और ये कितना हो जाएगा, ए
साइन थीटा। उसका मतलब क्या, इस वाला जो वेक्टर है इस लाइन का क्रॉस इसका लेंथ कितना है, ए साइन थीटा है। अब देखो मैं इसके और एक वेक्टर ले रहा हूं, सपोज मैंने मान लिया कि ऐसा वेक्टर ले लिया, यही एक्सिस सेम है, एक्सिस को चेंज नहीं कर रहा हूं, एक्सिस सेम है जैसे था ऐसा है, ये एक्सिस है, ये सपोज बी वेक्टर है और इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, तो बी का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, इधर वाला डायरेक्शन में बी क्या होगा, बी कॉस अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फा। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट को। ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि आगे हम जब जाओगे क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें इसका जरूरत पड़ता है बहुत, ठीक है। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर को हम रिजल्व कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर को रिजल्व करना, रिजल्विंग वेक्टर ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्विंग वेक्टर, ठीक है। अब आगे बढ़ते कि अगर ये तो हमने क्या बोला, एक 2 डायमेंशन वेक्टर को हमने रिजल्व कर लिया कंपोनेंट में, अब अगर हम बोलेंगे 3 डायमेंशन वेक्टर को कैसे रिजल्व करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, देखो कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। सपोज ये तुम्हारा एक्सिस है, ये मैंने डिस्कशन कर चुका हूं पहले, हमने डिटेल डिस्कशन किया था इसमें कितना एंगल बना रहे हैं, क्या एंगल बना रहे हैं। सपोज ये वेक्टर है आर वेक्टर, एक्स के साथ कितना बनाता है अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ कितना बनाता है गामा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखोगे, वही जो लास्ट क्लास में बताया था, उस समय बताया था, आर वेक्टर इक्वल टू आर कॉस अल्फा आई प्लस, अगर एंगल पता चल गया और डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया तो डायरेक्टली लिख सकते आर कॉस अल्फा आई प्लस आर कॉस बीटा जे प्लस आर कॉस गामा इंटू के कैप। उसका मतलब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये कितना है, आर कॉस बीटा, और जेड एक्सिस में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस गामा। ये तो हम देख नहीं सकते क्योंकि ये 3D है, ये मैंने बताया था तुम लोगों को, पेन में मार्कर यूज करके बताया था कैसे एंगल निकालते हैं। तो अगर 3 डायमेंशन वेक्टर रहेगा उसको कंपोनेंट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना थ्योरी है कंपोनेंट का। हम इसको अभी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे एडिशन थ्रू कंपोनेंट मेथड। याद करो वेक्टर एडिशन के हमने 3 टाइप का पढ़ा था, मैंने एक टाइप का छोड़ दिया था, बोला था बाद में पढ़ेंगे। पहला क्या था, ट्रायंगल लॉ, सेकंड क्या था, पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा निकाले थे और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था। थर्ड वाला क्या था, 2 से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो हम पॉलीगॉन लगा यूज करते थे। बट यहाँ पे हम कंपोनेंट मेथड ऐसा होता है कि इसमें हम कंपोनेंट मेथड ऐसा होता है, क्या होता है इसमें हम 2 से ज्यादा और कितना भी वेक्टर है उसको हम बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें क्या डायग्राम बनाना पड़ता है, बट इसको हम कंपोनेंट में बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में लिख लेना। हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देखो, एडिशन थ्रू कंपोनेंट मेथड। अब हमारा जो आज का टॉपिक है ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों कर दे रहा हूं बाय कंपोनेंट मेथड। आज ये हमारा टॉपिक है, आज इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ नया चीज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत इजी है। अगर कंपोनेंट निकालना आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे देखो, सपोज मेरे पास 2 वेक्टर है,
बहुत इजी है, ध्यान से देखो। सपोज एक वेक्टर है, ये है तुम्हारा ए वेक्टर, ऐसे दिया है 30 डिग्री, और एक वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर ये दिया है 60 डिग्री, और बी के मैग्नीट्यूड दिया है 10, ए के मैग्नीट्यूड दिया है भी 10। अब हम ऐड करना है, बोलेगा फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हम पहले वाले टब पढ़ते हैं क्या, इसको अगर हम अगर पूछेंगे कैसे बनाओगे तो क्या करोगे, इनके बीच में एंगल निकालेंगे, कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाओगे, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ऐसे आएगा। बट हम क्या करेंगे, सपोज मैं पैरेललोग्राम लॉ का यूज करता हूँ, इनके बीच में एंगल कितना है, देखो ये 90 हो गया, ये कितना 90 है, तो रेजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो cos 90 कितना है, 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो ए स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10√2। ये कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ है। बट हम इसको क्या करें, कंपोनेंट में निकालेंगे, क्योंकि हम एक कंपोनेंट मेथड है और ये बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखो कैसे होता है। तो पहले क्या करते हैं, तो ए वेक्टर को उस कंपोनेंट फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्मेट में क्या लिखोगे, देखो ए वेक्टर को कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, ये तो हमको पता है कि इधर वाला कंपोनेंट इससे कितना हो जाएगा, ए cos 30, ऊपर वाला कंपोनेंट ए sin 30, तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, देखो वेक्टर ए इक्वल टू, ए मतलब क्या 10 cos 30 i कैप प्लस 10 sin 30 j कैप, तो मतलब कितना हो जाएगा 5√3i प्लस 5j। सिमिलरली बी वेक्टर को कंपोनेंट में लिखो, तो इधर कितना हो जाएगा, ये b cos 60, ऊपर कितना है b sin 60, तो इसको लिखो। बी वेक्टर को कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, b cos 60 क्या नेगेटिव x में, तो माइनस b और माइनस 10 cos 60 प्लस 10 और i कैप sin 60 j कैप। अब यहाँ पे देखो कितना है, माइनस 10 cos 60 का वैल्यू कितना है हाफ, और 10 sin 60 कितना √3/2j, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -5i प्लस 5√3j। ठीक है, अब हमको क्या पता चल गया, ए वेक्टर पता है, ये बी वेक्टर ये है, क्या इन दोनों वेक्टर को एडिशन करना आता है, ये तो हम पहले ही पढ़े हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो ए वेक्टर देखो 5√3i प्लस 5j प्लस ये कितना है, देखो -5i प्लस 5√3j। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो i में i ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5√3 माइनस 5i प्लस ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5√3j, तो ये हो जाएगा उसी वेक्टर। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कितना आएगा 10√2 आएगा। ये है वेक्टर, ये हमारा हमको क्या मिला, वेक्टर फॉर्मेट में मिल गया, बट यहाँ पे क्या मिला था, स्केलर फॉर्मेट में मिला था। तो इसका मैग्नीट्यूड लेके देख लेते थे, वो कितना आएगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा किसका, a प्लस बी का, देखो तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो 5√3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर ए मैग्नीट्यूड। इसको मैं ऐसे फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद करो कितना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, तो 2 इंटू ए स्क्वायर कितना 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, या फिर a माइनस बी का पूरा फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 25 75 प्लस 25, देखो कितना आ गया, सेम आ गया 10√2। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट मेथड है। अब तुम्हें लगेगा सर ये तो एक लाइन में आंसर आ गया, इसमें तो इतना कुछ करना पड़ा।
हाँ इसीलिए करना पड़ा, इस केस में दो ही वेक्टर है इसीलिए तुम्हें ये लग रहा है क्या है पैरेललोग्राम लो इजी है। बट अगर दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहेगा जिसमें क्या हो जाएगा तुम्हें पता चलेगा कि कंपोनेंट मेथड ही बहुत इजी है। इनफैक्ट फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो वेक्टर का टर्म यूज होता है जो क्या है कंपोनेंट मेथड का एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं हम, क्योंकि आगे जाके हम पैरेललोग्राम लॉ का बहुत कम यूज करते हैं, मान लो 5% यूज करेंगे, 95% कंपोनेंट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें कैसे कंपोनेंट मेथड में और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, फिर हम क्या करेंगे। तो आज का क्लास बेसिकली तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं आगे में क्वेश्चन देता रहूंगा तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इससे स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज हम में तीन वेक्टर का एडिशन करेंगे। मान लो ए वेक्टर ऐसा है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये एंगल कितना है 37 डिग्री, और ये है तुम्हारा बी वेक्टर ऐसा है और ये एंगल भी 37 डिग्री है, और ये है तुम्हारा सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10√2 है और ये एंगल कितना 45 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड 20 ले लेता हूँ और ए का मैग्नीट्यूड 10 है। तो अगर हमको चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड में ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेशन करना है क्या करेंगे, तो पहला काम है कि ए बी सी को क्या करेंगे कंपोनेंट में एक्सप्रेस करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहला काम क्या है देखो, ए बी सी को क्या करेंगे कंपोनेंट में एक्सप्रेस करो, तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, देखो ए का कंपोनेंट कैसा आएगा, एक इधर की डायरेक्शन में आएगा एक नीचे की डायरेक्शन में आएगा। तो ये एंगल कितना 37 है, तो इधर कितना हो जाएगा ए cos 37, ये कितना हो जाएगा ए sin 37 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखेंगे देखो, माइनस ए cos 37 i माइनस ए sin 37 j। अब 37 का वैल्यू तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक नया एंगल है, शायद तुम लोगों ने मैंने बताया होगा, या फिर यहाँ पे देखो सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये कितना 4 है, ये कितना है 5 है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 37, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। इस ट्रायंगल को याद रखो क्योंकि ये बहुत जरूरी पड़ता है 37 और क्या वैल्यू। अब यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल का 37, इस वाले एंगल का 37 है, यहाँ पे देखो sin 37 क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल को याद रखो 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, और पाइथागोरस का जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स होते हैं। इसमें 37 क्या लिखेंगे देखो, 37 क्या लिखेंगे sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना 3/5। सिमिलरली cos 37 क्या लिखोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। और दो चीजें याद रख सकते हो क्या, sin 53, sin 53 देखो यहां से देखेंगे 53 तो कितना है 4/5, और cos 53 3/5। दो चीजें याद रखो, ये हमको पता है कि sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, और sin 37 मतलब क्या cos 53 के बराबर है, sin 37 और cos 53 दोनों सेम है, ये थीटा है ये क्या है 90 माइनस थीटा। सिमिलरली cos 37 sin 53 सेम है, तो इस ट्रायंगल को याद रखो ताकि 37 का वैल्यू याद हो जाएगा।
हम यहाँ पे आ जाते हैं, ए का देखो, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, तो क्या लिखोगे -10 cos 37 का वैल्यू देखो कितना है 4/5 i -10 इंटू sin 37 कितना 3/5 j, तो ये कितना हो जाएगा -8i -6j। तो ये आ गया ए। बी का देखो, बी वेक्टर कैसे है, और बी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि बी का क्या है हेड जॉइन हुआ है, तो हेड जॉइन रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टेल को आना पड़ेगा। तो मैंने इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दिया, ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इधर वाला क्या हो जाएगा देखो b cos 37, इधर वाला कितना हो जाएगा b sin 37। स्टेप वाइज समझो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे। मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया क्योंकि इसका क्या हेड जॉइन हुआ है, बट हमको क्या चाहिए टेल, तो इसको मैंने ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 37, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा b cos 37, इधर वाला b sin 37, तो b वेक्टर को क्या लिखेंगे। अब x एक्सिस में कौन सा है b sin 37i माइनस b cos 37j। एग्जैक्टली कंपोनेंट जैसे निकालता है ऐसे ही निकालना हो, कंपोनेंट ही निकालना है, ठीक है। तो b का मैग्नीट्यूड कितना दिया था मैंने, b का कहाँ गया 20, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू साइन 37 कितना 3/5i माइनस 20 इंटू कॉस 37 कितना 4/5j, तो ये कितना हो जाएगा 12i माइनस 16j। सिमिलरली सी वेक्टर लिखो, क्या लिखेंगे सी वेक्टर तो इजी है, ये कितना आ जाएगा c cos 45, इधर कितना हो जाएगा c sin 45, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 10√2 cos 45 i प्लस 10√2 sin 45j। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 दोनों का होता है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा कितना 10i प्लस 10j। अब देखो तुम्हारे पास इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, डायग्राम से हमने वेक्टर फॉर्म लिख लिया, तो तुम्हारे पास कितना दिया a वेक्टर दिया है और b वेक्टर दिया है और c वेक्टर दिया है, तो तुम्हारे पास कितना वेक्टर मिल गया, ये a वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या b वेक्टर है और ये तुम्हारा क्या है c वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वेक्टर का एडिशन। तो a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, देखो कितना इजीली हो गया, a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, सबका i कंपोनेंट ऐड करेंगे -8, ये कितना 12, ये कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 कितना 22 माइनस 8 कितना हो जाएगा 14i, और इसमें देखो कितना हो जाएगा ये -20 -12j। कैलकुलेशन करके देख सकते हो। सिमिलरली a प्लस b माइनस c करना है, देखो ये भी सेम है, a प्लस b को ऐड करो तो क्या लिखेंगे -8i माइनस 6j प्लस 12i माइनस 16j माइनस 10i प्लस 10j। अब इन दोनों को ऐड कर देते, पहले कितना आ जाएगा 4i माइनस 22j माइनस 10i माइनस 10j, तो ये कितना हो जाएगा -6i माइनस 32j, तो ये आंसर हो गया। तो एक बार अगर हम कंपोनेंट में एक्सप्रेस कर लिया, फिर कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो कंपोनेंट मेथड इतना इजी है, तो पहले कि इसीलिए मैंने कंपोनेंट बनाने का, जैसे कंपोनेंट में एक्सप्रेस करते हैं उसमें ज्यादा स्ट्रेस दिया था, क्योंकि एक बार अगर कंपोनेंट बनाना आ जाएगा तो कंपोनेंट मेथड में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको देखो, एक बार देख लो इसको, फिर हम क्वेश्चन दे रहा हूं कैसे बनाएंगे। अब देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग को ट्राई करके आंसर बताना है, कमेंट करना है आंसर, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
फाइंड a प्लस बी, सेकेंड a वेक्टर माइनस 2 इंटू बी वेक्टर। अब निकालो इन दोनों का क्वेश्चन निकालो, बहुत इजी है। पहले कंपोनेंट निकाल लो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लोगों का हो गया, मैं कर देता हूँ, देखो बहुत इजी है। तो पहले क्या करना, कंपोनेंट निकालना है। मैं जस्ट कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये एंगल कितना 37 है, तो ए के लिए क्या लिखोगे 20 cos 37। इसका ऐसे कंपोनेंट आएगा 20 cos 37 i माइनस 20 sin 37 j। तो मैंने cos 37 का वैल्यू दिया था अभी, तो sin 37 का वैल्यू होता है 3/5 और cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5। सिमिलरली sin 53 का और cos 37 का वैल्यू cos 37 और sin 53 इक्वल टू cos 37 कितना है 4/5 और cos 53 इक्वल टू sin 37 इक्वल टू 3/5। तो अपना वैल्यू डाल देते हैं, कितना हो गया 20 इंटू cos 37 कितना है, देखो यहाँ पे 4/5 i माइनस 20 इंटू 3/5 j। तो ये कितना हो जाएगा 16 i माइनस 12 j। सिमिलरली बी के लिए निकालो। बी के लिए तो बहुत इजी है, तो ये है बी दोनों कंपोनेंट। तो पहले कंपोनेंट पता होना चाहिए। ये है तुम्हारा ए वेक्टर, बी वेक्टर कितना हो जाएगा -10 cos 53 i माइनस 10 sin 53 j। अब cos 53 का वैल्यू कितना है 3/5 और ये कितना है 4/5 j। तो कितना हो जाएगा देखो -6i माइनस 8j। अब ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 16i माइनस 12j प्लस -6i माइनस 8j। तो कितना हो जाएगा 10i माइनस 20j। और क्या चाहिए a माइनस 2b, तो मैं यहीं पे कर देता हूं। ए कितना है तुम्हारा 16i माइनस 12j माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू लिखो। बी कितना है 6i माइनस 8j। तो ये कितना हो जाएगा देखो 16i माइनस 12j प्लस 12i प्लस 16j। तो ये कितना हो जाएगा 28i प्लस 4j। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, ये समझ में आ जाएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला दोनों वेक्टर को पहले क्या करो ड्रॉ करो डायग्राम में। मैंने स्टार्टिंग से बताया था वेक्टर को
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, स्टार्टिंग क्लास में बताया था या सेकंड क्लास में बताया था। तो पहले इन दोनों वेक्टर को कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करो कोऑर्डिनेट एक्सिस में, फिर इसका कंपोनेंट लिखेंगे, फिर इसका एडिशन करेंगे। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करो और उसका ग्राफिकली कैसा होगा। सेकंड स्टेप कंपोनेंट निकालेंगे। थर्ड स्टेप तो एडिशन है जो कि बहुत इजी है। ठीक है, अब इसको लिखो अच्छे से। सेकंड वाला ट्राई करो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। देखो मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। हाँ, पहले ए को डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। देखो इसने क्या बोला है, ए का मैग्नीट्यूड 10 है और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैंने स्टार्टिंग से बताया था जिसके साथ ऑफ रहता है एंगल किसके साथ है, उसी के साथ है। तो ये वेक्टर कैसे हो जाएगा, बी वेक्टर देखो 20 है उसका मैग्नीट्यूड, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ ऑफ वेस्ट कौन सा है, देखो ये क्या है तुम्हारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब एंगल किसके साथ है, वेस्ट के साथ है। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। अब हमारा कंपोनेंट निकालने का काम आ गया। तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये ए cos 30 ऊपर ए sin 30। तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, 10 cos 30 i प्लस 10 sin 30 j। तो cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो ये कितना 5√3i प्लस 5√3j। बी वेक्टर देखो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, b cos 60, ये क्या b sin 60। तो b वेक्टर को क्या लिखेंगे, देखो -b sin 60j। तो b का मैग्नीट्यूड कितना है, नहीं दिया क्या b का मैग्नीट्यूड, मान लेते b का मैग्नीट्यूड 20 नहीं दिया हुआ है ना, b का मैग्नीट्यूड 20 है। तो -20 इंटू 1/2, तो कितना -10i -10√3j। और क्या चाहिए तुम्हें, a प्लस बी। ये तो बहुत आसान हो गया, a प्लस बी निकालना अभी। तो ये दोनों का ऐड करो कितना, 5√3i -10, 5√3 -10i प्लस 5√3, गड़बड़ किया, 5√3 नहीं होगा, 5 होगा, 5j sin 30 कितना हाफ। तो 5 -10√3j। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मेथड ये है बहुत इजी। पहले तुम्हें कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, अगर कंपोनेंट निकालना आ गया तो कंपोनेंट मेथड कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में जाते हैं हम क्वेश्चन बनाने में। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो
अब इसका रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा आंसर। और एक बीसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो, खुद से बनाओगे तब समझ में आ जाएगा। सेम टाइप का है, ये 10 है, 37 डिग्री बना रहा है, और ये बना रहा है 53 डिग्री बना रहा है, और 6√2 है, और ये बना रहा है तुम्हारा 35 डिग्री। अब दो क्वेश्चन टाइम लेके करो, टाइम दे रहा हूँ, खुद से बनाओगे तभी समझ में आएगा, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ यही चीज। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी। रिजल्टेंट मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो पहले a वेक्टर कंपोनेंट लिखो, क्या लिखेंगे, अभी तक तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए हो कंपोनेंट में। ये कितना a cos 30, ऊपर कितना है a sin 30, तो क्या लिखेंगे, a वेक्टर इक्वल टू a cos 30i प्लस a, तो a कितना है 2 cos 30 कितना √3/2, a कितना है 2 इंटू 1/2j, तो ये कितना हो जाएगा देखो √3i प्लस j। b वेक्टर लिखेंगे, इधर कितना हो जाएगा b cos 45, इधर b sin 45, तो b वेक्टर क्या रहेगा √2 cos 45i माइनस √2 sin 45j, तो sin 45 1/√2 है, तो i कितना i माइनस j। अब c वेक्टर देखो कितना हो जाएगा, c वेक्टर कौन सा एक्सिस में, सिर्फ x डायरेक्शन में है, उसका और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ माइनस √3 इंटू j, √3 इंटू i, अपोजिट x डायरेक्शन है ना, उसका और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस √3 इंटू i। अब ऐड करना शुरू करो, a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, तो a कितना है देखो √3i प्लस j, b कितना है i माइनस j, c कितना है माइनस √3i। देखो सारे क्या क्या कट गया,
माइनस रूट थ्री आई प्लस रूट थ्री आई कट गया, माइनस जे प्लस जे कट गया, आंसर कितना है? सिर्फ आई है। सेकंड वाला थोड़ा सा लेंदी है, मैं बस लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बाद में कर सकते हो। तो ए को क्या लिखेंगे? ए cos 37i प्लस ए sin 37j। बी को क्या लिखेंगे? बी cos 53i माइनस बी sin 53j। मैंने ऐसे बहुत बार कर चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। सी को क्या लिखेंगे? माइनस सी cos 45i प्लस सी cos 45j। बाद में इसको एडिशन करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं। अब इसको बाद में sin 37 cos 37 के वैल्यू लगा के सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर जाओ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का बहुत बार क्वेश्चन आता है। कैसा होता है देखो, तो ये बोल रहा है कि एक वेक्टर है, समझो अच्छे से, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है तो मान ले, बट कोई नया नहीं है, हम पढ़ चुके हैं पहले से, बट ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो नीचे एक बी वेक्टर है, ए ऊपर है ए वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ? वाई के साथ। बी वेक्टर क्या? माइनस वाई के डायरेक्शन में। तो ये बोल रहा है क्या कि अगर a प्लस बी जीरो है तो हमको क्या चाहिए? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b। सपोज a प्लस बी, अगर कोई वेक्टर जीरो है उसका मतलब क्या समझते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सपोज मैं बोलूंगा a वेक्टर क्या है? जीरो है। अगर इसको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर मतलब क्या? इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। सपोज मैं ऐसे लिखूंगा, a वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस ए जेड के कैप, और ये जीरो है। अगर ऐसे रहेगा उसका मतलब क्या? उसका हर एक कंपोनेंट जीरो होना पड़ेगा। इसका क्या है? एक्स जीरो है, ए वाई भी जीरो है, ए जेड भी जीरो है, मतलब इसका आई वाला जो साइड कोफिशिएंट है वो भी जीरो है, जे वाला कंपोनेंट भी जीरो है, और के वाला कंपोनेंट भी जीरो है, ठीक है। कोई वेक्टर जीरो होने का मतलब ये होता है कि ए का कंपोनेंट जीरो, बी का कंपोनेंट जीरो, सी का कंपोनेंट भी जीरो, मतलब के का कोफिशिएंट जीरो, जे का कोफिशिएंट जीरो, आई का कोफिशिएंट भी जीरो। अगर दो रहेगा सिर्फ, मान लो मैं बोलूंगा ए आई प्लस बी जे, कोई वेक्टर है ए वन आई बी वन जे इक्वल टू जीरो, उसका मतलब क्या? ए वन भी जीरो है, बी वन भी जीरो है, क्योंकि इन दोनों को हम एडिशन नहीं कर सकते, आई प्लस जे नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा ये मैंने पहले ही बताया हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ टेक्निक यहाँ पे हम लगाएंगे। देखो सपोज मैं बोल रहा हूँ क्या, पहले क्या करते हैं? ए का कंपोनेंट निकालते हैं। देखो क्या लिखेंगे? ए का कंपोनेंट निकालते हैं, देखो ऊपर कितना आ जाएगा? ए cos 30, इधर कितना हो जाएगा? ए sin 30, अब देखो इसको क्या हुआ, तो
ए को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस ए साइन 30i प्लस ए कॉस 30j, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन 30 हाफ प्लस रूट ओवर 3a/2 इंटू जे। सिमिलरली बी को क्या लिखोगे, माइनस बी इंटू जे। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, माइनस a/2 आई प्लस रूट ओवर 3a/2 माइनस बी जे। ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई तो आई है और ये इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना है, a प्लस बी, और ये बोल रहा है ये कितना है, 0 है। उसका मतलब क्या है, ये वाला टर्म ही 0 है, तो a/2 इक्वल टू 0, तो a कितना हो गया, 0 हो गया। और यहां पर अगर डालेंगे ये भी 0 है, रूट ओवर 3a/2 माइनस बी कितना है, 0 है। अगर a भी 0 है, b भी कितना है, 0 है। उसका मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप का और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग आ गया है आंसर। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो पहले इसको नोट कर लो और समझ जाओ कैसे हो रहा है। ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का यूज करेंगे, देखो कैसे। और एक क्वेश्चन लेकर आऊं, देखो सेम टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो वेक्टर है ए और बी, तो इसमें से क्या हुआ है, देखो ए प्लस बी कितना है, 0 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या, फाइंड ए एंड थीटा। सेम टेक्निक यूज करेंगे, देखो कैसे। तो पहले बी का कॉम्पोनेंट निकाल देते हैं, ये कितना हो जाएगा, बी cos 60, इधर कितना हो जाएगा, बी sin 60। तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, b cos 60i प्लस b sin 60j। तो इसके वैल्यू पुट करते हैं, 5 cos 60 कितना 1/2 i प्लस 5 इंटू रूट ओवर 3/2j। तो ये कितना हो जाएगा, 5i प्लस 5/2i 5 रूट 3/2j। अब a का कॉम्पोनेंट लिखो, क्या लिखेंगे, a का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, इधर a cos थीटा, इधर कितना है a sin थीटा। अब देखो क्या लिखेंगे इसमें, माइनस a cos थीटा i माइनस a sin थीटा j। अब हम ऐड करके 0 करते हैं, देखो तो a प्लस बी लिखो, a प्लस बी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो a क्या, a के लिए क्या लिखेंगे, माइनस a cos थीटा i माइनस a sin थीटा j प्लस b कितना है, 5 रूट 2i प्लस 5 रूट 3/2j इक्वल टू 0। अब अगर ऐड करेंगे क्या लिखेंगे, i के साथ i को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/2 माइनस a cos थीटा i प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 रूट 3/2 माइनस a sin थीटा j इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था, अगर कोई वेक्टर 0 होता है तो ये वाला टर्म भी 0 होगा, ये वाला टर्म भी 0 होगा। तो इसको 0 करते, देखो क्या लिखेंगे, a cos थीटा इक्वल टू 5/2।
यहाँ पे 0 करो, क्या लिखेंगे a sin थीटा इक्वल टू 5√3/2। ठीक है, अब इससे हमको क्या निकालना है, a निकालना है और थीटा निकालना है। तो अगर ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में डिवाइड कर रहा हूँ और इक्वेशन नंबर 1 को नीचे रख के, तो ये कितना लिखेंगे a sin थीटा 5√3/2 और नीचे क्या आ जाएगा a cos थीटा 5/2। अब देखो क्या कट जाएगा, a कट गया, 2 कट गया, 5 भी कट गया, तो sin थीटा बाय cos थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक आंसर तो आ गया। तो दूसरा आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे डाल दो थीटा का वैल्यू और कोई भी इक्वेशन में उधर भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे a cos 60 इक्वल टू 5/2, तो a हाफ इक्वल टू 5/2, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5। तो हमारे दो आंसर मिल गया। यही तो पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड थीटा, तो a का मैग्नीट्यूड कितना है 5, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। ध्यान से देखो कैसे हुआ। इसका करने का और भी तरीका है, पहले इसको समझ जाओ, मैं कुछ और तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। पहले इसको समझ जाओ अच्छे से क्या क्या हुआ। पहले मैंने दोनों का कंपोनेंट निकाला, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। ए का कंपोनेंट a cos थीटा a sin थीटा, बी का कंपोनेंट निकाला, दोनों को ऐड किया यहाँ पे। तो इससे पहले मैंने बताया था अगर कोई वेक्टर 0 होता है, उसका x वाला कंपोनेंट 0 है, उसका y वाला कंपोनेंट भी 0 है, तो मैंने x वाला कंपोनेंट को 0 कर दिया। अगर इसमें 0 करेंगे तो 5/2 इक्वल a cos थीटा, y वाला कंपोनेंट 0 करेंगे 5 a sin थीटा इक्वल टू 5√3/2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा कितना है √3, फिर थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो थीटा फिर यहाँ पे लगा दे इस वाले इक्वेशन में, तो a निकल गया। ठीक है, तो ये करने का तरीका है। दूसरा तरीका देखो कैसा होता है। दूसरा तरीका थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, जबकि तुम्हें कंपोनेंट निकालना नहीं पड़ेगा, मतलब पूरा एडिशन करना नहीं पड़ेगा। देखो ये है तुम्हारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो, मिटा दे रहा हूं मैं इसको, यहीं पे हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा मेथड 2 जो कि इजी मेथड है, और थोड़ी देर बाद तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तो मेथड 2 यूज करेंगे, इतना नहीं करेंगे। और कैसे, अब ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, थोड़ा सा सोचना है लॉजिकली। ठीक है, तो इसने बोला है कि इनका रिजल्टेंट कितना है 0 है, तो रिजल्टेंट 0 मतलब क्या, जो रिजल्टेंट आएगा उसका x कंपोनेंट कितना है 0 है, और y कंपोनेंट भी कितना है 0 है। ठीक है, अगर रिजल्टेंट का y कंपोनेंट 0 है, अब यहां पे देखो इस पॉइंट में y डायरेक्शन में ये क्या ऊपर है, इसको क्या मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे, नीचे जो है वो क्या है नेगेटिव है, उसका मतलब इन दोनों क्या हो गए कैंसिल हो रहे होंगे, तभी तो y कंपोनेंट 0 होगा। सपोज इधर कितना है 10 है, नीचे कितना है 10 है, तो टोटल मिला के कितना बोलेंगे, ऊपर को +10 बोलेंगे, नीचे को क्या बोलेंगे -10, तो नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट जो है उसका y कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 0 का मतलब क्या, ऊपर जितना y है नीचे उतना y आएगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म क्या मानता हूं नेगेटिव मानते हैं। तो ऊपर कितना y है, देखो ऊपर क्या लिखे थे b sin 60, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं रिजल्टेंट का y कंपोनेंट कितना है 0 है, तो y ऊपर y कंपोनेंट कितना है b sin 60, और नीचे कितना है a गड़बड़ कर दिया, ये थीटा है, सॉरी ये साइन थीटा है, तो b sin 60 इक्वल टू a sin थीटा। देखो b कितना है 5 sin 60 √3/2, तो ये कितना 5√3/2 इक्वल टू a sin थीटा। वहां पे भी आया था बट इतना स्टेप करने के बाद आया था, यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। सिमिलरली हम क्या बोल रहे, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी 0 है, तो x कंपोनेंट 0 मतलब क्या, राइट में जितना लग रहा होगा लेफ्ट में उतना ही होगा। अगर हम बोलेंगे इधर 5 है और इधर भी 5 है, तो नेट कितना बोलेंगे, नेट वेक्टर का सम कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन उल्टा होता है। मतलब अगर डायरेक्शन अलग है तो हम नेगेटिव लेते हैं,
तो इसका मतलब क्या है, b cos 60 का वैल्यू कितना है, a cos थीटा, तो b cos थीटा कितना 5/2 इक्वल टू a cos थीटा। अब आ गया देखो दोनों इक्वेशन उसके बराबर है, फिर बाकी नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी से हम क्या करेंगे, इसी टाइप का सॉल्व करेंगे ताकि पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा टाइम सेव होगा, टाइम सेव हो जाएगा, एग्जाम में इतना क्या करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली में 2 लाइन में आंसर निकाल दिया, इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, लास्ट में एक डिवाइड करेंगे फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का, ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो कैसे हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड b ऑन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ b ऑन थीटा, सेम टाइप का है, करो आंसर बताओ, करके आंसर बताओ कितना होगा। एग्जैक्टली सेम टाइप का है, करो। अब देखो मैं कर देता हूँ, बहुत इजी है। इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा, इधर निकाल लेते हैं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 10√2 cos 45, और cos 45 का कितना कितना वैल्यू है 1/√2, तो इधर कितना 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि ये कितना 10√2 sin 45। तो सिमिलरली ये b है, तो इधर कितना हो जाएगा b cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा b sin थीटा। अब अगर मैं लिख रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, तो b sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और वर्टिकल में 0 करने के लिए क्या लिखेंगे, b cos थीटा कितना है 10, डिवाइड कर दो तो tan थीटा कितना हो गया 1, थीटा कितना है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री यहाँ पे लगाएंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 10√2, ठीक है। तो ये 2 के लिए था, 3 के लिए रहेगा तो निकाल सकते हो इसी टाइप का, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा अलग चीज पढ़े जो कि तुम लोग ने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में जाता है ये, तो इसको समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आया इसके क्लास में कुछ पार्ट तो दोबारा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी नहीं आए तो मेरे को क्या मैसेज करो। आज मैं कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट तो प्रोवाइड करेंगे ही, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ होमवर्क, जो कि करके मेरे को भेज सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में इसको और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे।